नमस्कार जी, मेरी खेती में आप सबका स्वागत है। तो जैसे आप जानते हैं कि धान का सीज़न आने वाला है और धान के लिए जैसे आप जानते हैं जिन्हें आप फेमस जानते हैं, जिनको हम कहते हैं राइस मैन, जो कि हैं डॉक्टर रितेश जी। तो आज उनके साथ एक इंटरव्यू करेंगे कि उनसे जानेंगे इस सीज़न में क्या कुछ नया होने वाला है, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक बार जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, इस बार कैसा सीज़न रहने वाला है, मतलब आ, धान का अगर बात करें तो? देखिए, धान में यदि आप बासमती की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरी भारत के जो हमारे प्रमुख राज्य हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू, उत्तर प्रदेश हैं, तो यहाँ बासमती की खेती होती है। और बासमती पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग में रहने वाला चावल है। ये एक विशेष प्रकार के चावल हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ हमारे पास हैं। तो बासमती की खेती करके किसान भाई निश्चित रूप से अपनी आय तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ देश में विदेशी मुद्रा का संचय काफ़ी कर रहे हैं। जैसा आजकल आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार हमको आवश्यकता होती है हमारे पड़ोसी देश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं। अभी रिसेंटली ये जो इंसिडेंस हुआ है, तो इसमें भी मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे बासमती के किसान, हमारे राइस मिलर, एक्सपोर्टर भी जवानों के साथ उतना ही सहयोग इस युद्ध जैसे माहौल में कर रहे हैं जितना हमारे जवान बॉर्डर पर या हमारे एयरफोर्स के जवान कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना रोल निभा सकता है। जब हम विदेशी मुद्रा की बात करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो जो किसान ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो एक्सपोर्ट होती है, तो एक्सपोर्ट से ही हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेक्स हमारे बढ़ता है, हमारे पास डॉलर बढ़ता है। और जब डॉलर बढ़ेगा तभी हम दूसरे देशों से वो वेपन्स, वो हथियार, वो दूसरे सुविधाएं, वो चीज़ें ले सकेंगे जिनसे हम अपनी जवान को, अपनी सेना को, अपने देश को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ एक सामान्य खेती और एक ऐसे प्रोडक्ट की खेती जो निर्यात के लिए काम आता है, ख़ासतौर से बासमती, जो कि हमारे देश में कृषि में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है। पिछली बार भी हमने करीब 48,400 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जो एक रिकॉर्ड है। तो इतना पैसा जो विदेशी मुद्रा आई है उसका हम अपने देश के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये हम सबको इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए। और किसान भाइयों को थोड़ा सा और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। वो ऐसा बासमती पैदा करें जो दुनिया के हर कोने में जहाँ भी जाए उसकी ऊपर कोई उंगली उठाने तो छोड़िए, सोच भी ना पाए। और उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। उसके लिए बस हमें पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पेस्टिसाइड इसलिए बने हैं कि जब हमारी फसल में बीमारी आए, कीड़ा आए, नुकसान करे, हमारे आर्थिक क्षति स्तर पर, मतलब आर्थिक रूप से हमें नुकसान देने लगे, तब हमको उसका इलाज करना आवश्यक हो जाता है। और तब हमें पेस्टिसाइड भी यूज करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वैज्ञानिकों की संस्तुति के आधार पर होने चाहिए। जितनी मात्रा बताई गई है आपने उतनी ही मात्रा प्रयोग करना है। अधिकतर किसान भाई दुकानदार की सलाह पर, या वो देखते हैं कि उनकी बोतल में दवा बच रही है, इसका क्या करेंगे, और सारा डाल देते हैं। वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। वहाँ क्या होता है, हमारे जो उत्पाद तैयार होगा, चाहे वो बासमती हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, कुछ भी है, सब्जी है, उसमें पेस्टिसाइड्स के अंश रहेंगे जो कि हमारे जीवन को भी नुकसान देंगे। और जब हम निर्यात करते हैं तो दूसरे देश में यदि जांच में वो पकड़े जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि देखिए ये माल वहाँ से आया था और इसमें ऐसी कमी है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और यदि उस पर हमने ध्यान रख लिया तो हम अपनी मुँह मांगी कीमत भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब एक तो जो किसान धान की खेती कर रहा है वो एक तरह से अपने देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, और उसके साथ साथ एक उसको जो पेस्टिसाइड है उसका कम उपयोग करना है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, अब जैसे काफ़ी किसान जैसे पुरानी किस्में कर रहे हैं, तो अब उनको कुछ नई किस्में भी ट्राई करनी चाहिए। कुछ हाइब्रिड किस्में भी आ रखी हैं अब इस बार। जी नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि विकास बहुत आवश्यक है।
कोई प्रजाति कभी विकसित की गई थी तो उसमें कुछ कमियां आती हैं, ये तो नेचर है, आएंगी आएंगी। तो उनमें इसीलिए कुछ ना कुछ सुधार किए जाते हैं कि हम उन कमियों को दूर कर दें। जैसे बीमारियां आती हैं तो अब ऐसी प्रजातियां विकसित की गई हैं जिनमें बीमारियां कम से कम आए, या किसी पर्टिकुलर बीमारी जिसके लिए हम ज़्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं उसके लिए प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं और लगातार काम चलता रहता है। तो जो आपने बात कही है, निश्चित रूप से किसान भाइयों को ये देखना होगा कि जो भी प्रजाति वो लगाते हैं उनके जो सुधरे हुए रूप में नई प्रजाति जो आपके बीच में आई हैं उनका प्रयोग करें। जैसे पूसा बासमती 1121 सब जानते हैं, दुनिया का सबसे लंबा चावल, पूरी दुनिया में इसकी मांग है। ये एक एक चावल खिला हुआ जब बनता है, जब प्लेट की वैल्यू, या इसमें आप देखते हैं बिरयानी जब बनती है या पुलाव जब बनता है तो देखने वाला, खाने से पहले देखने वाला ही इतना आकर्षित हो जाता है, उसे लगता है कि मैं ये सारा जल्दी से मुझे खाने को मिल जाए। अब उस प्रजाति को, क्योंकि 2004 में वो प्रजाति आई थी तो थोड़ा समय हो गया है, लेकिन सेम प्रजाति में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे हम जीवाणु अंगमारी रोग कहते हैं, और ब्लास्ट जिसे किसान भाई अलग अलग जगहों पे नार तोड़, गर्दन तोड़ आदि नामों से भी जानते हैं, उन प्रजातियों के प्रतिरोधी किस्म के रूप में पूसा बासमती 1885 हमारे साथ है। सेम क्वालिटी, ज़्यादा यील्ड, कम बीमारी, यानी कि कम खर्चा, तो आप उसको अपना सकते हैं और बाज़ार में मूल्य भी आपको उसके बराबर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमें नई प्रजातियों की ओर जाना चाहिए। इसी तरह से जो किसान भाई 1401 करते हैं, जिसे हम PV6 बोलते हैं, तुड़ल मुच्छल रूसी बोलते हैं, वो पूसा बासमती 1886 को अपना सकते हैं। जो किसान भाई 1509 1692 करते हैं वो पूसा बासमती 1847 को अपना सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि पिछले 2 वर्षों में पूसा बासमती 1847 का मूल्य किसानों को जो उनकी इच्छा थी उसके अनुरूप नहीं मिला, लेकिन ये एक अच्छी प्रजाति है और धीरे धीरे इसका मूल्य भी 1509 के बराबर या कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई विकल्प के रूप में थोड़े एरिया में इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बात कही नई तकनीक की, अब हमें क्या तकनीक अपनानी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, समय बदल रहा है, काम के तरीके बदल रहे हैं। अब आप देखते हैं कि हमको लेबर नहीं मिलती। अब आप देखते हैं कि पूरी दुनिया ये भी देखती है कि आपने ये जो चावल पैदा किया है उसमें कितने नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ है, पानी कितना लगा है, क्या इससे कोई वायुमंडल को, हमारे वातावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि धान सब जानते हैं पानी भर के खेती होती है तो उसमें कुछ गैसों का भी उसमें रिसाव होता है, निकलती हैं, जिन्हें मीथेन वगैरह। तो अब हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, हम सीधी बिजाई, सूखी ड्राई DSR, सूखी सीधी बिजाई में के लिए जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है, इससे किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं कहूँगा दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो कैसे हैं? आपको उसकी नर्सरी नहीं डालनी है, आपको उसकी रोपाई नहीं करनी है, आपको अपनी ज़मीन में कद्दू बनाना, कीचड़ करना, पानी भर के रखना, वो सब नहीं करना है। क्या करना है? आपने खेत तैयार करना है और सीधे बीज बोने की मशीन से धान को गेहूं की तरह सीधे बिजाई कर देनी है। तो उसके लिए जो पहले जो प्रमुख समस्या आती थी कि ऐसे जब हम सीधी बिजाई करते थे तो उसमें खरपतवार बहुत हो जाते थे। अभी हमारे पास खरपतवारों के प्रबंधन के लिए इस तरह के वीडीसाइड्स हैं, खरपतवार नाशी हैं, जिनका किसान भाई यूज कर सकते हैं और इस तकनीक को अपना सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज के समय में लेबर की है। और बीमारियों की बात करूं तो एक रोग है जिसे आप लोग झंडा रोग, सुर्रा रोग बोलते हैं, बकेने। यदि आप सीधी बिजाई करते हैं तो सीधी बिजाई तकनीक में ये बीमारी भी लगभग ना के बराबर होती है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसमें 2 किस्में भी वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई हैं, जो कि एक पर्टिकुलर वीडीसाइड है, खरपतवार नाशी है, जिसका नाम है एमीज़ाथापर। यदि हम इसको 11-21 के ऊपर डालते हैं तो हमारी फसल ख़त्म हो जाती है और घास भी ख़त्म हो जाती है, जो खरपतवार हैं वो भी।
लेकिन 11-21 में ही कुछ ऐसे जीन डाले गए हैं और 1509 में इन दोनों प्रजातियों के लिए एक पूसा बासमती 1979, 1979 और एक 1985 विकसित की गई, जिसमें आप धान लगाएंगे, एमीजा थापर यदि डालेंगे बाद में तो धान को नुकसान नहीं होगा और सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप नई प्रजातियों का भी चयन कर सकते हैं और जो ऑलरेडी प्रजाति हैं यदि वो भी कर रहे हैं तो वो भी सीधी बिजाई में कर सकते हैं। उसकी भी विधियां हैं, आपको लगातार समय समय पे जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से उसको बोना है, क्या ध्यान रखना है। इसमें उपज कम नहीं होगी, लगभग बराबर उपज है और आपकी फसल जो है 5 से लेके और 10-12 दिन का समय कम लेगी, जिससे आपके रिसोर्सेज की भी बचत हो जाएगी और आपको लाभ अधिक होगा। तो आप इस विधि को अपना सकते हैं, ये समय की मांग है और ये आवश्यक भी है। तो डॉक्टर साहब अब मतलब कुछ नर्सरी छोड़ के अब इस तरह की परीक्षण भी मतलब किसान अपना ट्राई कर सकते हैं कि इस तरह की विधि को अपनाएं और अपना एक जो कह सकते हो कि भाई जो लेबर की कॉस्ट बहुत लगती है वो इसमें काफ़ी कम आएगी और बचत भी काफ़ी होगी इस विधि को अपनाने से। जी बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि मतलब आपका एक्सपीरियंस, मतलब कुछ एक्सपीरियंस हो मतलब किसानों के साथ या वैसा, या कुछ आपके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि किसान जानते हैं कि एक राइसमैन है जिन्हें कहते हैं डॉक्टर रितेश जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा कोई किसान जानना चाहता है कुछ। देखिए, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है कि मुझे किसानों के साथ काम करने का मौका मिला है और किसानों के साथ साथ निर्यात की जितनी कड़ियां हैं, निर्यात की चेन की जितनी कड़ियां हैं, उन सब के साथ कार्य करने का मौका मिला है। मैं निर्यातकों के साथ भी काम करता हूं, मैं उनको भी देखता हूं, मैं मिलर कैसे, क्योंकि किसान क्या करता है, किसान खेती करता है, मेहनत करता है, धान पैदा करता है, बट उस धान को हीरे की तरह तराशने का काम मिलों में किया जाता है। और हमें गर्व होना चाहिए, पूरी दुनिया की सबसे अच्छी मिल वो हमारे देश के अंदर है। पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसी मिल नहीं है, ऐसी मशीनें नहीं हैं जो हिंदुस्तान के पास हैं, जो एक एक दाने को तराश कर हीरे की तरह कैरेट में तैयार करके उसको और फिर दुनिया को परोसती। तो बाकी मेरी जो बात आप कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं बिल्कुल शहर से आता हूं, मेरा बचपन शहर में बीता और मैंने धान का पौधा भी नहीं देखा था। इवन मैंने मास्टर्स की डिग्री भी ले ली और पहली बार पंतनगर में जब मैं गया तब मैं धान का पौधा देखा कि कैसा धान होता है। गांव जाते थे बचपन में, बड़ा एक टूरिज्म के रूप में जाते थे, ट्यूबवेल पे नहाना है, मस्ती करनी है, तो एक हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता था। लेकिन ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे किसानी के साथ कृषि में काम करने का मौका मिला, एग्रीकल्चर पढ़ाई करने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कितनी मेहनत के किसान करता है। एक दाना आपके लिए पैदा करने के लिए वो पूरा परिवार जी जान से लगा रहता है और परिवार के अन्य सदस्यों का वो ये भी नहीं रखता कि उसने कितना खर्चा किया है। सब निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके हम आसानी से भोजन प्राप्त कर पाते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैंने इसको बहुत गहराई से महसूस किया और एक ही चीज़ जो मुझे शुरुआत में लगती थी कि किसान मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको जो इनपुट वो नहीं मिलता, मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। कमाई अलग बात है, पहले तो खेती करने के लिए इनपुट सही नहीं मिलता और इनपुट में सबसे ज़रूरी है बीज। तो बीज किसान के पास सही नहीं मिला है, वो जी जान से मेहनत किया तब भी जो परिणाम आते हैं वो आशा के अनुरूप नहीं आते। तो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान जो 2003 में प्रारंभ हुआ, 2002-3 में, पहला यही तय किया कि हम किसान को दुनिया का सबसे अच्छा बीज देंगे और उसको बनाना सिखाएंगे जिससे वो आत्मनिर्भर हो और दूसरे किसानों को भी बीज दे सके, क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं है। यदि हम बीज अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। और इसी पर काम किया, किसानों का इतना प्यार मिला है जिसे मैं कभी शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। मैं चाहे पंजाब जाता हूँ, चाहे हरियाणा, चाहे जम्मू,
हर जगह मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ही घर है, मुझे कभी फील ही नहीं होता। मैं कई बार महीने में 20-20 दिन बाहर रहता हूँ, लेकिन बिल्कुल मतलब उनका जो प्रेम है उसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता। और जब किसान के चेहरे पर जब आप देखते हैं कि उस बीज से जो फसल बनी है और जो प्रसन्नता का भाव होता है, वो आपके जीवन की कमाई है। और वही कमाई सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसान कहते हैं कि आपने ऐसे बताया था, ऐसे ही हमने बीज बनाया और इतने लाख कमा लिए या इतना पैसा कमा लिया, और हमने ऐसी फसल भी पैदा की। और ये अभियान हम चाहेंगे कि हमेशा चलता रहे। किसान को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिलें, उनको दूसरे इनपुट मिलें, उनको सही सलाह मिले, क्योंकि सलाह भी सही नहीं मिल पाती। और क्योंकि देखिए, आपकी भी फसल है, लास्ट में ज़रा भी कोई दिक्कत नज़र आएगी तो आपको लगेगा चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन फसल बच जाए। तो उस समय पर हम सब भूल जाते हैं कि क्या रूल है, क्या नियम है, कितना डालना था, कितना डॉक्टर साहब ने बताया, दुकानदार ने जो कहा वो डाल दिया। ऐसे ना घबराएं, घबरा के खेती ना करें। निश्चित रूप से वैज्ञानिक समुदाय आपके साथ है, हमेशा साथ है। सारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप वैज्ञानिकों की बात सुनिए, समझिए। BEDF जो बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एक एपीडा का जो एक पार्ट है, ये निश्चित रूप से बासमती के किसानों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। हम जहाँ जहाँ बासमती की खेती वाले राज्य हैं जो GI एरिया में आते हैं, वहाँ सभी जगह अपने कार्य करते हैं, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एक्सपोर्टर एसोसिएशनों के साथ, FPO के साथ। जब किसान संगठित होता है, एक FPO बनाता है, और वो FPO में ऐसा उत्पाद पैदा करके जब वो कहता है कि साहब मेरा ये निर्यात करना है मुझे और आप सपोर्ट कीजिए, बहुत खुशी होती है। हमने कई FPOs के बासमती की कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट की हैं। अभी हमने शामली से गुड़ का एक अच्छा कंसाइनमेंट गया था, कहीं सब्जी, कहीं फलों का। लगातार ये एपीडा इसमें पूर्ण रूप से लगा हुआ है, और एपीडा का एक ही उद्देश्य है कि किसान के खेत से, किसानों के द्वारा दुनिया को परोसा जाए, जिससे कि जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट किसानों को मिले। और ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार काफ़ी काम कर रही है, एपीडा बहुत काम कर रहा है, हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि किसान बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी धमक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। और लोग अब चाहते हैं कि सीधे किसानों के संगठनों से, FPO से वो अपने प्रोडक्ट लें जो आयातक हैं। तो ये डबल फ़ायदा इसमें होता है, किसानों की आय भी बढ़ती है। तो इसमें किसान भाइयों को सोचना है, अकेला चलो रे वाली नीति छोड़ दीजिए, इकट्ठे हुइए, क्लब हुइए और उसके बेनिफिट आप लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी, और थोड़ा सा हमने डॉक्टर साहब के बारे में भी जाना कि उनका करियर कैसे था, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ उनका। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, तो हम अगली वीडियो जो लाएंगे उस पर डॉक्टर साहब से उन क्वेश्चन पे ज़रूर बात करेंगे। तो धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।